कुछ लोग पढ़ रहे हैं गौतम नगर में हम्म। और कुछ लोग पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। लाइब्रेरी में लगाने को पढ़ना नहीं बोलते। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कई सारे अटेम्प्ट से पेपर दे रहे हैं और कपिल शर्मा शो चल रहा है मोबाइल में, या कोई आजकल धुरंधर मूवी चल रही हाँ है हाँ। और साथ में किताब भी खुली हुई है। वो 10,000 आता है, वो एक लड़की के पीछे वो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। अगर वो लड़का चाय पिएगा 5 रुपये की, लड़की को 100 रुपये की कॉफ़ी पिलाएगा। वो घर वालों के लिए नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स कैसे मेहनत करके मेरे पास पैसे भेज रहे हैं। वो जैसे आज उसके पास 10,000 रुपये आए ना, वो ऑन द स्पॉट एक लड़की के साथ उड़ा देते हैं। तो वो वही तो प्रॉब्लम है, वो लड़की कॉफ़ी पी के पास हो जा रही है। ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है कि जितना एक हवा बना रखा है। तो अगर आप 3-4 महीने भी ठीक से पढ़ लोगे तो पेपर आसानी से निकल सकता है। सर वो एक जाकिर खान की एक वो है ना एक सर, कि आप जिस सड़क के पीछे आप भाग रहे हो ना, अगर आज उसको छोड़ के अगर अच्छी मेहनत करोगे ना, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर एपिसोड। आई एम ए डॉक्टर आर्टिस्ट एज योर होस्ट, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी, और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अमन सेठिया सर। Welcome to our channel, sir. थैंक यू सो मच गाइस फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, sir. सर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो एफएमजी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सारा गौतम नगर में इतनी सारी लाइब्रेरीज है, इतनी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब फुल है, और हर बंदा इतना अच्छे से मेहनत कर रहा है, फिर भी इतना परसेंटेज रेशियो कम क्यों है? इसका मेन रीज़न क्या है सर? देखो, इसका जो मेन रीज़न है कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं गौतम नगर में और कुछ लोग पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ किताब को खोलने को पढ़ना नहीं बोलते, लाइब्रेरी में लगाने को पढ़ना नहीं बोलते। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कई सारे अटेम्प्ट से पेपर दे रहे हैं और कपिल शर्मा शो चल रहा है मोबाइल में, या कोई आजकल धुरंधर मूवी चल रही है और साथ में किताब भी खुली हुई है। तो उसको सिर्फ क्या पढ़ाई की एक्टिंग करना बोलते हैं, या लाइब्रेरी लगाना कि सब लगा रहे हैं हम भी लगा लेते हैं। तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है कि जितना एक हवा बना रखा है। तो अगर आप 3-4 महीने भी ठीक से पढ़ लोगे तो पेपर आसानी से निकल सकता है। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसा आपको भी ऐसा लग रहा था, इसका ऐसा नहीं होता है इसका मेन रीज़न फेलियर लड़कियाँ हो सकती है, जैसा आजकल गौतम नगर में चल रहा है सर? वो तो सबका देखो इंडिविजुअल होता है कि क्योंकि सर मेरा मानना है कि मोस्टली इस एग्ज़ाम को मैंने जहाँ तक देखा लड़कियाँ पास होती है, लड़के सर 50% ऐसे लड़के फेल होते हैं। अब देखो वो क्या है, वो जो भी जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो भी लड़कियों के पीछे हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद समझ आनी चाहिए कि लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। जी सर। तो जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि एक बार आप एग्ज़ाम निकाल लो तो मैनी नर्सेस आर वेटिंग फॉर यू। हाँ हाँ। तो आराम से पेपर निकल जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। करने पड़ते हैं, बिल्कुल राइट। तो जब तक वो सेक्रीफाइस नहीं होंगे तब तक हर पेपर, हर एग्ज़ाम, हर चीज़ ना एक सेक्रीफाइस मांगती है। और वो 3-4-5 महीने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता उसमें। नहीं सर, ऐसा भी देखो बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं, जैसे घर से उनका बजट होता है 10,000 रुपये घर से आता है। जो भी एफएमजी है सर वो मिडल है, ऐसा नहीं उसके बाद बहुत सारे पैसे है, वो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है। वो 10,000 आता है, वो एक लड़की के पीछे वो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। अगर वो लड़का चाय पिएगा 5 रुपये की, लड़की को 100 रुपये की कॉफ़ी पिलाएगा। वो घर वालों के लिए नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स कैसे मेहनत करके मेरे पास पैसे भेज रहे हैं। वो जैसे आज उसके पास 10,000 रुपये आए ना, वो ऑन द स्पॉट एक लड़की के साथ उड़ा देते हैं। तो वो वही तो प्रॉब्लम है, वो लड़की कॉफ़ी पी के पास हो जा रही है। हाँ, लड़कियां सर मोस्टली पास हो रही है इस एग्जाम में। तो यही प्रॉब्लम है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं अगर आप पेपर सही टाइम पे, हर पेपर निकालने की ना एक एज होती है। जी सर। तो अगर आप सपोज 35-40 की उम्र में पेपर निकालोगे, उसके बाद कई सारी बीमारियां वैसी हो रही हैं। हाँ। तो थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो अगर कोई भी बच्चा थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर लेगा अपने इमोशंस पे, होता है क्या, बच्चा पढ़ रहा होता है, लड़का, खासतौर से लड़के, एक लड़की का हाई आता है हाँ हाँ। तो उसके बाद उसका पूरी पढ़ाई वढ़ाई बंद हो जाती है। पर फिर वो लड़की की सेवा करने में लगता है सर। फिर लड़की पढ़ाई करती है, अपना 8 घंटे या 9 घंटे लाइब्रेरी में रहती है, फिर वो लड़की पीछे रहता है, लड़की को क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए, खाना उसका सुबह का शाम मैं का। यहाँ थोड़ा सा बोलूँगा कि कुछ लड़के भी ऐसा करते हैं और कुछ लड़कियाँ भी ऐसा करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के इस रीज़न से नहीं पास हो रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि लाइफ बहुत लंबी है। जी सर। तो ऐसे कई सारे पार्टनर्स अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन अभी 6 महीने 4 महीने एक दूसरे को एंकरेज करके पढ़ना चाहिए।
क्योंकि अगर आपने जैसे देखो कॉन्सेप्ट अगर 5 साल 6 साल किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करी है, जी सर। तो मेरा ये मानना है कि पेपर तो फिर 50% लाना बहुत आम बात होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ाई करी किसी रीज़न से, तो यहाँ पे 5-6 महीने में ऑलमोस्ट आप देखोगे कई सारी कोचिंग है, कंटेंट भी सबका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर लोगे तो पेपर निकल जाता है। जी सर, वो एक जाकिर खान की एक वो है ना एक सर, कि आप जिस सड़क के पीछे आप भाग रहे हो ना, अगर आज उसको छोड़ के अगर अच्छी मेहनत करोगे ना, तो आपका कोई सूट वेट कर रहा है बहुत बड़ा। और ये शर्ट ले लेते हैं ना, हाँ, ये सूट लेकिन के हम बारे सड़क के में पीछे सोचते भागते नहीं रहते हैं। हैं। ये शर्ट ले लेते हैं और बार बार शर्ट बदलते रहते हैं, तो सूट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। सोचते नहीं, यही दिक्कत एग्जाम होती होने के है। बाद कोई सूट आपका वेट कर रहा है सर। जी। So for someone who is preparing who has planned for NEET PG, is it a good idea for the person to go for a non-academic JR-ship or straight up study for the NEET PG preparation? देखो लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर एफएमजी एग्जाम, देन इट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट नोइंग 70% ऑफ द कंटेंट ऑफ नीट पीजी. So if you continue to study the same manner, then you will easily get a clinical branch. Trust me. But the point is, this JR-ship, it is nothing. It's like a piece of distraction. जी सर। Non-academic JR-ship. So when you are like out of study for 1 year or 2 year, like what I guess is JR-ship age limit is up to 30 or 2 year after internship, whichever is earliest. So in that case, what people do, they keep on doing JR-ship, then they forgot the content which they were knowing in the FMG exam. तो अगर किसी बच्चे ने, मैं बोलूँगा कि 2 साल JR-ship कर ली और अब 2 साल में सब कुछ भूल गया वो, जी सर। Yes, sir. अब उसको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो तब मुश्किल ज़्यादा होगी। लेकिन इफ़ अ स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर FMG एग्ज़ाम, उसके सपोज FMG एग्ज़ाम क्लियर हो गया, पास हो गया, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ते रहेगा, देन ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी टू गेट अ गुड रैंक एंड अ गुड सीट इन नीट पीजी. तो सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होता है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं ना सर, क्योंकि एक पीजी एक ऐसी है जो लॉन्ग प्रोसेस है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, उसकी काउंसलिंग कराओ, ये कराओ, कितनी लंबी प्रोसेस है, उसके लिए उसके रहना सहना बहुत सर, खाने का भी इशू, मतलब पैसों का बहुत इशू होता है इसमें इसको मैं ये बोलूँगा कि जब इतने साल पैसे ले लिए, सर। तो 6 महीने 1 साल और सही, तो जब आप पीजी में एंटर करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलता है. जी लेकिन होता क्या है कि मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि कुछ बच्चों का एक्चुअल में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जी सर। लेकिन 70% बच्चों का नहीं होता. तुम्हारा वो उसको मान लेते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, आईफोन 17 लेना है, जी। नए शूज़ लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी सर फिर। तो मैं याद है मुझे एक स्टोरी, मैं कोचिंग में क्लास लेने गया था, तो सर एक बच्चा बोलता है, वो बिहार का था, कि मुझे सर जॉब दिलवा दो, पेपर नहीं निकल रहा 3-4 अटैम्प्ट से. थोड़ी देर बाद उसका एक फ्लिपकार्ट से पार्सल आया, लेटेस्ट आईफोन का. जी तो जॉब उसको क्यों करनी है? अपने शौक पूरे करने के लिए. तो अगर आप अपने शौक को कुछ दिन होल्ड कर लोगे, तो बहुत पैसे आने वाले हैं कि हर महीने आप एक नया आईफोन ले सकते हो. तो ये यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों की समझ नहीं होती. अभी सर 17 जनवरी का एग्ज़ाम है, लास्ट के जो 24 हॉर्स होता है ना, उसमें स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए? उसमें सर वो लास्ट के जो होता है ना, लास्ट का एक दिन, उसमें वो उसको स्लिप साइकिल सब कुछ इधर उधर हो जाता है, सो नहीं पाता, और एग्ज़ाम के दिन उसका पूरा इधर का उधर हो जाता है। देखो, इसको मैं ये बोलूँगा कि कुछ बच्चे जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर से जाते हैं रात को 3 बजे 4 बजे, और बिना सोए जा रहे हैं बसों में ठंड में, और सीधे जाके पेपर में दे रहे हो. नीट पीजी का एग्ज़ाम 2-3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, एक बार में ख़त्म हो जाता है. लेकिन अगर आप देखोगे एफएमजी का पूरे दिन का पेपर होता है. तो पहला पेपर आपका उसमें आपको देखोगे कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है, तो आप स्ट्रेस्ड हो, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन पोस्ट लंच जो दूसरा पेपर होता है, उसमें आप ड्राउजी हो, आपको मेंटल फटीग है, स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, और अगर पेपर 1 टफ आ गया तो वो सारी चीज़ें और एस्केलेट हो जाती हैं. तो मेरा तो ये मानना है कि पेपर 2 डिफ़िकल्ट नहीं होता, पेपर 2 में तुम ड्राउजी होते हो, तुम थके हुए होते हो, क्योंकि आप रात भर सोते नहीं हो. जी सर। तो अगर सपोज किसी की स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, तो सपोज एग्ज़ाम 17th को है, तो 15th को आप रात को मत सो, 16th को मत सो, तो 16th को शाम को अपने आप नींद आ जाएगी. जी सर। तो एग्ज़ाम से पहले मेरा ये मानना है कि सोना बहुत ज़रूरी है.
तो एक स्लीप की कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं और सब में ये बोलते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैव नॉट स्लेप्ट ही इज़ इक्वली इंटॉक्सिकेटेड लाइक ही हैव टेकन 2 पैक्स ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप उतने ही नशे में जैसे कि आपने 2 पैक शराब के पी शराब रखे पे भी रखे तो शराब में तो पेपर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, सिर्फ फैक्ट है। तो सोना भी जरूरी है और स्ट्रेस फ्री। अब देखो जो होना तो हो गया, हो गया हाँ स्टन ने। तो स्ट्रेस लेने से जो लास्ट टाइम पे आप पलटते रहते हो उससे कुछ नहीं। उसकी जगह अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और पूरा सोकर, जैसे सपोज कुछ बच्चों के सेंटर दिल्ली के आसपास के होते हैं तो वो रात को जा रहे हैं, एक दिन पहले चले जाओ। जहाँ इतने पैसे लग गए तो एक दिन पहले जाके होटल कर लिया। जी अगर सपोज दिल्ली में ही सेंटर है तो सुबह चले गए, लेकिन जो दिल्ली से 100-200 किलोमीटर दूर है तो बच्चे रात को 2 बजे निकलते हैं, 3 बजे निकलते हैं, तो उसकी जगह मैं बोलूँगा एक दिन पहले चले जाओ। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पास एनी एग्जाम। एक सर पीजी का जो एग्ज़ाम होता है उसको हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? जॉब के साथ करना चाहिए या सिर्फ पीजी को हम 1 साल का वो लॉन्ग प्रोसेस के लिए बैठना चाहिए कि हम मुझे पीजी एग्ज़ाम निकालना है? देखो आइडियली तो आपको मतलब पूरे फोकस के साथ बैठना चाहिए बिकॉज पीजी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आप अभी देखो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीएनबी की सीट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, नीट पीजी के डिप्लोमा है, डीएनबी के डिप्लोमाज हैं, उसके बाद कुछ लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हर जगह कंपटीशन है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। मेरा मानना है कि इसको जॉब छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। So my question is, what are the scope for MD medicine who is a graduate from India, postgraduate from India abroad? अब्रॉड का आप पूछ रहे हो? Yes. देखो अब्रॉड में आपके पास जनरली जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ का तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ तो आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आपने सपोज इंडिया से एमडी कर ली है तो कई सारी यूएई की कंट्रीज़ में यू गेट अ गुड जॉब। पोस्ट एमडी के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पर। कई कई जगह पेपर भी होता है लेकिन वो बहुत इजी भी पेपर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूएस की या यूके की तो कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, लेकिन वो भी एमडी के बाद उतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। यूएस एमडी इज़ बिट डिफरेंट, वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन बाकी जगह हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम है और वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। और कई कंट्रीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब बस वही है कि आपको पता करना है। कई सारी कंट्रीज़ हैं तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आजकल कई सारे डॉक्टर्स इसलिए यूएई में माइग्रेट कर रहे हैं। Okay. सर जैसे यहाँ की फैकल्टीज़ है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनमें फैकल्टीज़ में कोई कंपटीशन होता है एक दूसरे के प्रति? जी बिल्कुल होता है। फैकल्टीज़ में भी उतना ही कंपटीशन होता है जितना नीट पीजी में बच्चों में होता है। देखो हर चीज़ में, प्रैक्टिस में या कोई आप दुकान देख लो तो हर जगह कंपटीशन है। सो अगर आप compete नहीं करोगे तो मेरा ये मानना है कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कंपटीशन एंड जेलसी, जी और उस लाइन को आपको समझना चाहिए। तो अगर आप देखो लोगों से जलस करते रहोगे तो खुद ही निराश हो जाओगे। compete करना अच्छी बात, जी लेकिन किसी से जलस मत करो। आप अपनी लाइफ से भी खुश रहो। तो बहुत छोटी सी लाइन होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं कंपटीशन की जगह जलस भावना रख लेते हैं। हाँ तो कंपटीशन इज अ हेल्दी थिंग। तो कंपटीशन वहाँ भी है, यहाँ पर भी है। तो सर ऐसा होता है कभी किसी फैकल्टीज़ को किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग ने बुलाया, आपकी इतने में डन हुई, वो पहले से उससे बात होगी कि हमारी इतने में, आप मुझे इतने में बुला लो? हाँ ऐसा तो होता है। ऐसा होता है ना, जैसे किसी से बात नेगोशिएशन हर जगह होता है नेगोशिएशन सर, सब आप जगह में होता है। वैसा नेगोशिएशन सब जगह होता है। सब जगह होता है। तो ऐसा सर आपके साथ कभी हुआ है कि आपको नाइट में आपका डन हो गया कि मेरी एक क्लास लेनी है सर, आपका डन हो गया, दूसरे दिन किसी और को बुला लिया? हाँ ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन देखो पहले थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, जी लेकिन अब उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो सब कुछ पहले से ना लाइफ में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर। लेकिन हाँ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इसको नहीं मुझे मिल जाए, मुझे नहीं सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन लाइफ में जितना आपके हिस्से का लिखा है वो आपको मिलेगा। So how do you tackle, you are also running your own private clinic and you're also teaching the students both for FMG and NEET PG,
plus you're very active, you are in working out every time we see your post, you're in the gym, you're traveling. How do you tackle all these things? So it's not about tackling the things. It's like I love to do these things. मुझे ये काम करना पसंद आता है. मुझे प्रैक्टिस करना भी अच्छा लगता है. तो मैं मेरा क्लिनिक है लाजपत नगर में, सेहत मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक नाम से. तो मैं वहाँ शाम को इवनिंग में बैठता हूँ. सुबह कभी मेरी क्लास होती है, कभी मेरे हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ होती है. तो और शाम को मुझे लगता है कि लाइक सब कुछ कर लिया, तो अब फॉर अ गुड स्लीप आई नीड सम पॉजिटिविटी. तो वो मुझे जिम से आती है. तो मेरा जिम जाने का पर्पस वो नहीं है कि अब दिन में मैं जाता हूँ तो मेरे फ़ोन बजते रहता है. तो जैसे मैंने कोशिश करी थी सुबह जाकर करने की, लेकिन फ़ोन आते रहते हैं. अब वो फ़ोन कई बार ऐसा होता है कि आप उस फ़ोन को इग्नोर नहीं कर सकते. फिर टाइम हो जाता है, फिर अपने जॉब पे भी जाना है, काम पे जाना है. तो रात को क्या होता है कि मैं सारी जो पूरे दिन भर की नेगेटिविटी को रात को जिम में छोड़ के आ जाता हूँ. फिर एक अच्छी नींद आ जाती है. तो मेरा पर्पस बस वही है कि मैं वहाँ जाकर पॉजिटिव फील करता हूँ. Okay, sir. जिम से सर, ऐसे आज के टाइम ये जिम आप चल रहा है, तो जिम से आपको क्या चेंजेस आया है? एक तो होता है कि जस्ट लाइक मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, इसके अलावा एक आपकी हेल्थ तो अच्छी बन ही रही है, और आपके लिए क्या क्या ऐसा फील होता है कि जिम, हर बच्चे को जिम जाना चाहिए? देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो तब तो मैं वर्ड बोलूँगा कि नहीं जाओ, जी बिकॉज सर। जिम जाने के बाद नींद भी आपको ज़्यादा आती है. तो नॉर्मली अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हो, तो जिम अगर जाते हो तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. तो जब आप तैयारी कर रहे हो तब तो कुछ टाइम पर छोड़ दो, बिकॉज अगर आप जिम जाओगे तो वहाँ भी 1-2 घंटे वेस्ट होंगे, आने जाने में टाइम ख़राब होगा, फिर सोओगे भी ज़्यादा. और अगर जैसे गौतम नगर में पराठे खाओगे तो उससे तो वो जिम की तो डाइट वैसी होती नहीं है. तो अगर आपका सपोज जॉब कर रहे हो, लाइक आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ मेरी लाइफ में 23 घंटे हैं, जी सर। 24 घंटे है ही नहीं. तो 1 घंटा खुद के लिए आप दे सकते हो. अब वो सुबह देना है, शाम को देना है. देखो, कई लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए जिम, खाना खाने से पहले नहीं करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए. अरे आपको जब टाइम मिल रहा है तब कर लो. ना करने से तो बेहतर है ना. अगर आप जिम नहीं कर पा रहे हो तो आप डेली का 2-3 किलोमीटर चल लो, ट्रेडमिल पे चल लो, जॉग कर लो, आप जंप कर लो, साइकिल कर लो, कुछ कर लो, कुछ ना कुछ कार्डियक एक्टिविटी आप करते रहो. सर, आज के टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, कंट्रोवर्सी होती है हर टॉपिक में। जैसे आपने मेडिसिन मेडिसिन में आपने कुछ अलग पढ़ाया, और उसी टॉपिक को कुछ कोई दूसरी फैकल्टी आई, वो अलग पढ़ा के चली गई। तो उसमें ऐसा होता है कि नहीं ये सर, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है, देखो, इसमें कुछ चीज़ों में तो कंट्रोवर्सी है नहीं. या क्या हाइड कर लेती है कि एक फैकल्टी दूसरी फैकल्टी की बातें हाइड कर लेती है, या ऐसे नहीं पब्लिक में आने देती है कि नहीं नहीं सर को ये तो गलत है, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए सर तो को? कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन वो हर टीचर ने सही पढ़ाई हैं, लेकिन बच्चों में वो नोट्स में गलत छप गई हैं. अच्छा। तो वो अब वो ब्लेम टीचर के नाम पे आता है कि ये इस टीचर के नोट्स में लिखा है. हो सकता है वो बच्चे ने डोजिंग या कोई चीज़ गलत लिखी है. जी सर। और कुछ चीज़ों में क्या होता है कि कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो हरिसन की अपडेट से रिलेटेड होता है. अब जैसे जो कुछ सीनियर टीचर हैं तो उन्होंने पुराना एडिशन पढ़ा है, और जो हमने थोड़ा पुराना पढ़ा है, और जो अभी जो लेटेस्ट जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा है. तो थोड़ा सा वहाँ पर भी डिफरेंस है. इवन कई बार हरिसन और बेली एंड लव में भी कंट्रोवर्सी होती है सेम टॉपिक पे. तो देखो, जो कंट्रोवर्सीज हैं वो रहती हैं. और कभी कभी मैंने देखा है कि जैसे कुछ वीडियोस में भी, तो ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनल गलती है. सपोज आप पूरे दिन भर क्लास ले रहे हो या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप थक गए हो, तो आपके मुंह से 1-2 शब्द गलत निकल गए, तो वो थकान में निकलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर को नहीं आता. तो अगर कोई टीचर बनाए आपको पढ़ा रहा है, जी। तो इसका मतलब उसको चीज़ें तो आती हैं. और मैंने जैसे आपको बताया, टीचरों में भी कंपटीशन चलता है, तो वो भी सबके एक दूसरे के नोट्स पढ़ते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि गलती सबसे हो जाएगी इतनी, लेकिन अब अगर 1-2 गलती हो भी गई तो हम उसको पकड़ के क्यों बैठ जाते हैं. तो कुछ गलती नोट्स में रहती है, कुछ गलती टीचर की थकान की वजह से होती है, और कुछ गलती बुक की अपडेशन की वजह से होती है. सब ने अलग अलग बुक का रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए हो सकती है. सर, ऐसा क्या लगता है कि डॉक्टर को डॉक्टर से शादी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के लिए तो अब जब आपको एक लाइक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, जब आपके पास सपोज मैच दोनों की मैचिंग ठीक से हो रही है,
तो ये मैटर नहीं करता कि डॉक्टर है या नहीं है। नहीं एक्चुअल में सर शादी कब करनी चाहिए? एक परफेक्ट ऐसा कब लगना चाहिए हाँ मैं एक परफेक्ट डॉक्टर हूँ? क्योंकि सर एफएमजी के टाइम ऐसा था कि एक बार आप एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर कर दो, उसके बाद अभी चल रहा है कि पीजी एग्ज़ाम निकाल दो, पीजी के बाद मतलब रेजिडेंसी में बंदा इतना ऐसा होता है, तो उसको कब ऐसे शादी कर लेनी चाहिए? देखो, अब ऐसा है कि जब आपको, मैं वही बता रहा हूँ ना कि इसकी कोई डेफिनेट एज नहीं है। तो जब आपको ना एक वाइब मैच हो जाए कि भाई हाँ कि मुझे अब करनी है, तब कर लेनी चाहिए। कि जब आपको लग रहा है कि दिस इज़ द वन, कि मैं अपनी लाइफ पूरी इसके साथ निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तब उसमें आपको एज नहीं देखना चाहिए। बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, तो जो छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के तो जो लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है ना रिलेशनशिप में, वो होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ना एक्चुअल में सर आजकल है नहीं वो। अगर कोई भी लड़की, अगर सच फैक्ट है सर है, अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में दोनों एमबीबीएस है, अगर उसको कोई पीजी अप्रोच करना वो उसको लत मारती। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन बस वो है कि देखो, लड़कियां शुरू से डिपेंडेंट होती हैं। सो वो चाहती हैं कि जैसे कि लड़कियां होती हैं, दे फील पॉजिटिविटी व्हेन दे मैरी अ गाय हु इज सुपीरियर टू हर। और एक लड़के को पॉजिटिविटी कब मिलती है? व्हेन ही मैरी अ गर्ल हु इज ब्यूटीफुल। तो एक पावरफुल मिलता है, पावरनेस आती है, लाइक कि दिस इज माय गर्ल, दिस इज माय मैन। तो वो चीज़ जो आती है, तो गर्ल्स का वो गलत भी नहीं है। जी सर, हाँ, कुछ लड़कियों का ज़्यादा होता है तो वो गलत हो जाता है, सही है। लेकिन हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारी बहनें या हमारे और रिश्तेदार हैं उनकी शादी अच्छे घर में हो, वैसे वो भी चाहती हैं। तो सबको क्या कहना चाहता हूँ, पीजी पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि जब आपको लग रहा है कि दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द गर्ल, बिकॉज होता क्या है कि हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं जी सर। तो ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं दूसरे से। हाँ तो ओवर डिमांडिंग से क्या होता है, एक दूसरे को डिमांड करने लग जाते हैं, ये करो वो करो, तुम ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। उससे क्या एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर सपोज आपको कुछ चीज़ बिना डिमांड के मिल रहा है, देन यू शुड मैरी। अगर आप डिमांड कर रहे हो कई बार ज़रूरत की चीज़ों की, कई बार ना ज़रूरत की चीज़ों की, तो नेगेटिव एनर्जी में चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। सर, ये डिवोर्स का मेन रीज़न क्या है इसका? देखो, डिवोर्स का रीज़न सबका अलग अलग होता है। तो जनरली तो रीज़न ये होता है कि दो लोगों की नहीं बन पाती है। पैसे कितना मैटर करता है आपकी लाइफ में? आपको ऐसा लगता है कि जब आज आज के 20 साल पहले आप थे डॉक्टर अमन सेठिया सर, आज आप इस लेवल पे आ गए, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में? तो आपको लगा होगा कि हाँ उस टाइम में इतना था, आज मेरे पास इतना और हो गया, पैसे आ गए, तो क्या चेंजेस आए लाइफ में? इतने तो आए भी नहीं पैसे नहीं लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपके पास ना 400 फेक दोस्त रिश्तेदार की जगह ना 4 अच्छे दोस्त होने चाहिए। अच्छे दोस्त होना चाहिए सर। मेरे पास वो 4 अच्छे दोस्त, 4 अच्छे रिश्तेदार हैं। हम्म, तो जो आपके अपने हैं वो आपके अपने हैं। और ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल करके, जैसे कुछ रिश्ते प्रोफेशनल होते हैं। जी सर। मेरे आज भी कुछ दोस्त हैं, मेरी उनसे सालों साल बात नहीं होती, हम्म, लेकिन अगर मैं अभी फ़ोन करूँगा जी सर। तो वो अभी आएंगे। वो 4 ही हैं, 4 ही है, वो पहले भी 4 थे, आज भी 4 आज भी 4 हैं। तो ये जो बात है ना कि हम अपना ग्रुप सर्कल बड़ा करते रहते हैं, आजकल हर दोस्ती मतलब की होती है, जी सर। उसको दोस्ती नहीं बोलते हैं। लेकिन पैसे कितने ज़रूरी हैं, तो मैं बोलूँगा देखो, पैसे तो बहुत ज़रूरी हैं। अब सारा मसला पैसे का ही है। अब लोग बोलते हैं कि लाइफ में पैसे मैटर नहीं करते, पैसे मैटर नहीं करते, पैसे मैटर पैसे करते सब हैं। मैटर करता है सर। कि भाई कोई बोलता है कि नहीं हमको पार्टनर सही चाहिए, कोई बोलता है हमको कुछ चाहिए। एक्चुअल में सर पैसे आने के बाद सब सही हो जाता है, पार्टनर भी सही हो जाता है, सब। देखो, पैसे आने के बाद ना आपके पास हर चीज़ से लड़ने का, अगर आपका दिल टूटा है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको टैकल करने की हिम्मत आ जाती है। दूसरी बात सर, पैसे जब इंसान के पास नहीं होता ना, उसके वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल, अगर पैसे आप नहीं कमा रहे हो तो आपके कोई इज्जत करता नहीं कोई है। इज्जत नहीं करता, और आप जब आप कितने भी। हाँ, पैसे कमा रहे हो तो सब रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमते आप हैं। सर कुछ भी बोलो ना, ऐसे भी
कुछ भी वर्ड बोलोगे ना, आपकी वर्ड की वैल्यू होंगी कि हाँ अमन सेठी सर क्या बोल रहे थे, परफेक्ट बोल तो रहे मैंने कब बोला पैसे हैं मेरे पास, तो पैसे नहीं है। थे। आपका सर कभी ऐसा लाइफ में ऐसा केओटिक टाइम है, डाउनफॉल इतना आ गया जिसमें सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आपकी, जैसे आज एज ए फैकल्टीज कि अमन सेठिया सर तो गए, मतलब ऊपर अब नहीं उठ सकता। देखो, डाउनफॉल ना हर चीज़ का एक सब्जेक्टिव होता है, सबका अलग अलग। तो हर किसी की लाइफ में केओस का मतलब भी अलग अलग होता है। तो ऐसा डाउनफॉल कई बार आया। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको बस अंदर से पॉजिटिव रहना होता है। वो अंदर की पॉजिटिविटी आपको, जब मैंने एमडी में एडमिशन लिया था, तब मुझे एक बार को लगा कि अब मेरा टीचिंग करियर तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से अगर आप अच्छा करते हो, और आपका सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इंटेंट। जी सर। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका इंटेंट अच्छा है, हम्म। देन यू आर अनस्टॉपेबल। नहीं इसमें सर ऐसा भी होता है ना, फैकल्टीज भी होती है ना, कोई ऊपर जा रहा है, कोई आप जैसे मेडिसिन पढ़ा रहे हो, दूसरी फैकल्टीज आपका पग पैर खींच खींच रही है, ऐसा भी होता है सर। हाँ, ऐसा भी होता है। हम्म। ऐसा भी होता है कि तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है यार। आप अगर देखो, सारी जो दुश्मनी होती है वो तभी होती है जब आप नाम कमाते हो या नाम पैसा कमाते हो कमाते सर, हो। हाँ। और जब आप अनजान हो, आपको कोई नहीं जानता, हम्म। तो किसी को कोई आपसे कोई फर्क ही नहीं आपसे कोई पड़ता। मतलब नहीं, आप कहीं भी रहो कोई मतलब फर्क नहीं तो पड़ता। ऐसा लगता है, हाँ, कभी कभी थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर लगता है कि अगर सपोज करो, इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, हम्म। इट मीन्स यू आर अबव देम। तो आप कहीं ना कहीं उनसे बेहतर हैं, इसलिए लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसको भी एक पॉजिटिव साइन लेके चलो, हम्म। और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सर लाइफ में सर्कल कितना मैटर करता है? क्या आप जिस सर्कल में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे? कि फ्रेंड सर्कल होना किस टाइप का होना चाहिए, क्या आप ये एक्चुअली मैटर करता है लाइफ में? देखो, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ मेरे खास दोस्त हैं 4, और बाकी जितने मेरे प्रोफेशनल दोस्त हैं वो सब मुझसे सीनियर ही हैं। जी सर। तो उसका जो बेनिफिट मुझे मिलता है, वो मिलता है कि वो हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं। और कुछ दिल्ली के नामी डॉक्टर्स हैं, कुछ नामी टीचर्स हैं, जी। कुछ नामी फिजिशियन हैं। तो उनसे क्या होता है कि अब जो सब मुझसे 10 से 15 साल बड़े हैं, तो उनसे क्या होता है कि मैं उनकी सोच के बराबर सोचने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी कंपनी क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कंपनी सपोज 20 साल के 18 साल के लड़के जैसे रहेगी, सोच वैसी आपकी हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी एक मैच्योर, एक पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ बिल्डिंग वाले इंसान के साथ रहेगी आपकी दोस्ती, तो आपकी सोच तो वैसी आप हो वैसे ही जाएगी। सोचेंगे। So, the person should go after the brands or the college. ये बात मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोली, लाइक कॉलेज इज लाइक द वेन्यू ऑफ योर मैरिज, ब्रांच इज लाइक योर वाइफ और हस्बैंड। सो फ्यू years down the line, nobody will ask you what was the place of your marriage venue. People will ask you who is your wife or who is your husband. तो always choose branch. ब्रांच आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, तो आपसे हमेशा लोग पूछेंगे। सर एक होता है इंटर्नशिप में बहुत सारे लड़के, क्या बहुत सारे, क्या सारे लड़के जो डिमांड करते हैं हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए, 15-16 हज़ार के पीछे भागते हैं, और वो उसको एक साल को ख़त्म कर देते हैं बस वो उसको करने में, स्ट्राइक करने में, क्या हमें गवर्नमेंट देगी गवर्नमेंट देगी। तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं कि उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? उस टाइम पे देखो, पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करो। पैसे तो नहीं आ रहे, पैसे पैसे नहीं आ तो रहे हैं, स्टाइपेंड कोई नहीं दे रहा है, बस हम स्टूडेंट के पीछे भाग रहे हैं, हमें स्टाइपेंड दो। तो 1-2 घंटे स्ट्राइक करके बाकी टाइम पे पढ़ लो। मैं तो यही बोलूँगा। नहीं ऐसा इसके पीछे भागनी चाहिए कि हमें इसको साइड में रखना चाहिए, कि हमारा प्लान क्या हमें पीजी पर फोकस करना चाहिए या हमें काम सीखना चाहिए? देखो, अगर आपको कोई गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो स्ट्राइक का लेवल बड़ा होना चाहिए। शुड बी ए मास स्ट्राइक। छोटी मोटी स्ट्राइक से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सपोज, एक मास स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे एक्चुअल में इस इंटर्नशिप में पेमेंट मिलने के वाली चीज़ का सोल्यूशन निकले। जो सर इंटर्नशिप का टाइम है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो इंटर्नशिप का टाइम है उससे मैं अपने बोलता हूँ कि जो इंटर्नशिप अभी चल रही है ना, या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 2 चीज़ों पे ध्यान दो। एक तो ना प्लान ए होना चाहिए, एक प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए ऐसा होना चाहिए कि आप सिर्फ आपका टारगेट पीजी होना चाहिए,
कि आप हॉस्पिटल जाओ, काम सीखो या ना ही सीखो, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपका प्लान ए है कि मेरे को सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद तुरंत मैं पीजी अपनी चॉइस की ब्रांच उठा लूँगा, तो आप फोकस उस पे रहो। अगर आप काम प्लान आपका पीजी, आप घर पे पढ़ ही नहीं कर रहे हो और आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, काम भी नहीं सीख रहे हो, तो आप प्लान बी को फॉलो करो। प्लान बी को है, आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखो, जिम जाओ, अच्छी ड्रेसिंग सेंस करो और काम इतना सीखो कि आप पीजी वालों को पीछे रख सकते हो। बिल्कुल, बस वही है कि लोग क्या करते हैं कि छोटे डिस्ट्रैक्शन में फंस के रह जाते हैं कि आज का सेटिस्फेक्शन, आज का डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आप अगर इसको लॉन्ग टर्म सोचोगे तो देखो, लाइफ में सभी चीज़ ज़रूरी हैं। पैसे बहुत ज़रूरी हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है और आपकी पीजी भी ज़रूरी है। तो आपको सब चीज़ को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, एक चीज़ पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एफएमजी हो गया, उसके बाद 4-5 साल तक नेट पीजी हो ही नहीं पा रहा है। इवन आई नो मैनी पीपल जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे लेकिन जेआरशिप में जाके सब कुछ भूल गए। उसके बाद कोशिश करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो वो रियलाइजेशन जितना जल्दी होगा उतना आपको समझ में आएगा कि लाइफ में आगे आपको करना क्या है। सर एक आजकल सभी बोलते हैं कि डॉक्टर के पास पैसे होते हैं। हमें कितना साल लगता है सर? 9-10 साल लगती है एक रजिस्टर नंबर आने में, हमारा इतना टाइम जाता है सर। तो उसमें रजिस्टर नंबर आता है, फिर हम दिल्ली में एक जेआरशिप के लिए 1 साल की जेआरशिप करते हैं। 1 साल की जेआरशिप के पीछे भागते हैं, उसमें हम 1,30,000 रुपये मिलते हैं। वो सिर्फ दिल्ली में मिलता है। वो दिल्ली में मिलते हैं। फिर वो दिल्ली से अपने स्टेट में जाता है, वो 60,000 की जॉब करता है। फिर वो आगे गया, फिर वो आके पीछे आ गया। तो हमें इसी पे रहना चाहिए कि हमें सिर्फ एक डॉक्टर की बस एमबीबीएस कर ली, या इससे आगे भी हमें बिजनेस करना चाहिए। देखो क्या होता है कि जैसे अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप जेआरशिप कर सकते हो, जिसकी सैलरी दिल्ली में ज़्यादा है, बाकी जगह 40 से 60 हज़ार के बीच में है। लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हो तो आप पीजी के सपोज पीजी ख़त्म होते ही आप कई जगह 1 साल, कई जगह 3 साल की एसआरशिप होती है, सीनियर रेजिडेंट। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। मैं जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बनते हो, फिर आप हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट या वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डीन के लिए एलिजिबल हो। तो उसमें क्या होता है, आपका वर्कलोड कम होता चले जाता है और आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन एमबीबीएस के बाद आप एक मेडिकल ऑफिसर हो और अगर वो गवर्नमेंट नहीं है तो आपको कोई भी, देखो जॉब इज़ अ जॉब। जॉब आपको अब मैं अगर सपोज एक अस्पताल चला रहा हूँ तो मैं किसी को जॉब पर रखूँगा, चाहे वो कितना ही कॉम्पिटेंट हो, मेरी एक लिमिट होगी। मैं उसको 50,000, 60,000, 1 लाख दूंगा, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर आपको समझना है कि कैसे पैसा बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर। तो चाहे आप उसमें, आपको आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके थ्रू एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, या फिर आप टीचिंग करो, या फिर आप प्रैक्टिस करो, तो या फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब है प्राइवेट प्रैक्टिस, आपकी जॉब के अलावा आप शाम को 2 घंटे 3 घंटे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपना क्लिनिक खोलो। तो सर एक क्लिनिक में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? देखो डिपेंड करता है कि अगर आपका रेंटल प्लेस है या खुद का ओन एक्चुअली है। में सर हमें क्लिनिक कहाँ खोलना चाहिए? क्लिनिक खोलने का मैं आपको बोलूँगा कि देखो बड़े शहर में तो कई सारे डॉक्टर्स हैं, बिकॉज आजकल सब चाहते हैं कि हम मेट्रो सिटी में रहें, तो वहाँ तो आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन है लेकिन सर, हाँ इंडिया उसमें। में आज भी इतने सारे, मैं जैसे अभी एक शादी में गया था तो वहाँ पर छोटे छोटे क्लिनिक थे और किसी पर डिग्री नहीं थी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर आप देखोगे बहुत कम एमडी हैं या एमबीबीएस नहीं है, वहाँ पर आज भी आप देखोगे कई सारे क्वैक प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, कुछ बीएचएमएस, बीयूएमएस एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप देखोगे कि कुछ लोग तो नर्सिंग स्टाफ हैं लेकिन क्लिनिक खोल के बैठे हैं। हाँ। तो आप भीड़ भाड़ वाला एरिया देखो तो ऐसी जगह पे आपका क्लिनिक अपने आप चल जाएगा। जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो पालम एक ऐसा एरिया है, शाहीन बाग एक एरिया है, दरियागंज एक ऐसा एरिया है, करोल बाग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत भीड़ है। लोग खाने पीने के शौकीन हैं, बहुत सारे डायबिटिक हैं, बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म, सबका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये आपके पास पेशेंट कोई ना कोई
रोज के 4-5 इनिशियल से शुरू में से आना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। अभी सर ये गौतम नगर में किसका ट्रेंड चल रहा है, कौन सी फैकल्टीज का नाम चल रहा है हर किसी के माइंड में? यार ऐसा कोई देखो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब सबका अपना अपना एक टेस्ट है, सबको अपना अपना टेस्ट है। तो जैसे ज़्यादातर बच्चे आजकल जैनब मैम को पसंद कर रहे हैं, अच्छा, जैनब बोरा का नाम NITR, चल रहा है, हाँ जी। क्योंकि वो एक्चुअली रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट है। फिर जो जैसे जो फैकल्टी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो उनकी रीच ज़्यादा होती है। सर इसमें भी ऐसे कुछ नहीं आते कि जैनब बोरा मैम रेडियोलॉजिस्ट है ना, एक फैकल्टी 19 सब्जेक्ट लेके चल रही है। देखो अगर आप एक अच्छे टीचर हो ना तो फर्क नहीं पड़ता आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, 2 पढ़ाते हो, 10 पढ़ाते हो। द पॉइंट इज आप उसको सिंपल कर दो। तो ऐसा नहीं है कि सपोज जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेडिसिन भी पढ़ाता हूँ, हम्म। तो मैं साइकेट्री भी अच्छी पढ़ा लेता हूँ लेकिन बस पढ़ाता नहीं हूँ अभी। तो पॉइंट इज कि अगर कोई टीचर है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है चीज़ों को इजी करने की। तो डजेंट मैटर कि उसकी एक किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन है, वो मैटर नहीं करता। सर वन मैट्रिक एडवाइस फॉर 2026 के लिए क्या आप अपने हिसाब से ये देना चाहते हो कि हाँ मुझे आज वो चीज़ें समझ आई है, स्टूडेंट को वो आज समझ आ जाए, क्योंकि आज आपकी एज है, इसमें आपको जो चीज़ें फील हुआ है कि मुझे लाइफ में आज की 20 साल पहले मुझे ये नहीं करना चाहिए तो मैं यहाँ पहुँच जाता। तो मैं ये बोलूँगा कि सब कुछ ना एक तरीके से करो। मीन्स अपनी हर चीज़ में आप जो काम कर रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन रहो, और सपोज इंटेंट अपना अच्छा रखो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे पहले समझ में आई, तो देखो गलतियों से आदमी सीखता है। जी सर। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूँ सिंगल लाइन में कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड डोंट रिपीट दैम। आप अपने मिस्टेक से सीखो और उसको रिपीट मत करो। अगर आपका एक बार FMG नहीं निकला है तो दूसरी बार उसको निकाल लो। एक बार नीट PG में रैंक पीछे आई है तो दूसरी बार में अच्छी ले आओ। तो सर जैसे नीट हमारा FMG तो हमारी मजबूरी है सर, क्योंकि हमारे पास है अगर नीट PG भी मजबूरी है। नहीं नीट PG भी है मजबूरी। हाँ होगी वो सर। बाद में रियलाइज होता है, वो हाँ रियलाइज वो होता है आज की 10 साल 5-10 20 साल साल बाद। बाद में रियलाइज होता है। अभी के लिए हमें एक है कि हमारी FMG बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर उसमें हमें 10 अटेम्प्ट भी हो जाए तो हमें 11 अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो नीट PG के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हो गए, इसके बाद तो आपको कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या वही होना नहीं मेरी पसंद की ब्रांच चाहिए, 4 अटेम्प्ट देना चाहिए? देखो अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गए हैं तो मैं ये बोलूँगा PG इन एनी ब्रांच इज बेटर देन जस्ट बीइंग MBBS। तो आप सिर्फ MBBS बन के मत रहो। और सपोज आपको अगर कोई क्लिनिक खोलना है और आपको काम आता है, आपने काम सीख लिया किसी मेडिसिन के साथ बैठ के या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के, और आपने थोड़ी किताबें भी पढ़ ली, आपने काम सीख लिया, आप कर लो किसी ब्रांच में MD। कोई दवाई लिखने से आपको मना थोड़ी करेगा। तो PG अगर आप कर लेते हो तो एक आपके पास एक कम काम के साथ इनकम का एक जरिया बन जाता है। तो सर ये आप वो सब बोल रहे हैं, जो सारे फैकल्टीज बोल रहे हैं आपको क्लिनिकल ब्रांच उठाओ क्लिनिकल, तो आज हमारी फैकल्टीज है उनके पास नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, वो भी कोई फार्मा पढ़ा रहा है, उनके पास ही तो ब्रांच होगी या ऐसे ही? देखो क्या होता है कि क्लिनिकल ब्रांच में आपके पास 2-3 ऑप्शन खुल जाते हैं कि एक आप किसी मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आप कॉन्फिडेंटली आप बैठ सकते हो। अब नॉन क्लिनिकल में क्या होता है कि जनरली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है मेडिकल कॉलेज, और कुछ का ऑप्शन आ जाता है कि टीचिंग का भी। टीचिंग का नॉन दोनों में रहेगा वो तो लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे कई नॉन क्लिनिकल ब्रांच के डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनका बहुत अच्छा क्लिनिकल हैंड भी है। और मेरे एक काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लखनऊ से हैं, डॉक्टर नवीन पुरवाल, अगर आपने नाम सुना हाँ होगा। हाँ फिजियोलॉजिस्ट। तो उनका बहुत अच्छा क्लिनिकल हैंड है और काफ़ी अच्छा क्लिनिक उनका चलता है। इवन वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे कि तुम क्लिनिक खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हमने क्या माइंडसेट बना लिया है कि हमने नॉन क्लिनिकल ब्रांच से MD कर ली है तो हम क्लिनिक नहीं खोल सकते। ऐसा कहाँ लिखा है? खोलने के लिए आपको थोड़े से गट्स चाहिए, बस, और कुछ नहीं। खोलने वाले तो आप अगर आप देखोगे डेटा निकाल के कि मोर देन
50% हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया दे आर ओन्ड बाय जस्ट MBBS डॉक्टर्स, जो सिर्फ MBBS है। तो वो तो आपको बस आप थोड़े से गट्स दिखाने, बस होता क्या है कि डॉक्टर्स की सैलरी ठीक ठाक होती है, तो उससे खर्चा पूरा हो जाती है, थोड़ी ऐशो आराम भी हो जाता है, तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो डॉक्टर्स थोड़ा रिस्क कम लेते हैं। तो सर ये सारी फैकल्टीज इनके पास जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच अभी पढ़ाते हैं वो सब MD है? ऑलमोस्ट सभी तो हैं MD अपनी अपनी ब्रांच के। अच्छा, MD है MD ब्रांच के। सर आप बोल रहे हो शादी इंसान को एक टाइम के बाद कर लेनी चाहिए। डॉक्टर अमन सेठ है सर, तो आज सेठ है, क्लिनिक चला रहे हैं, अच्छी आपको कोचिंग स्टूडेंट में हर कोई कोचिंग स्टूडेंट बुला रहे हैं, सबके मेडिसिन के फेवरेट हो आप, फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? देखो वही होता क्या है, या वैसे भी आपको डर लगता है, अभी ट्रेंड चल रहा है ना, फीमेल ड्रम में पैक कर देगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे कुछ सालों तक मैं भाग रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह नहीं रहा था, जी। कहीं ना कहीं तो अभी भी नहीं चाह रहा हूँ। तो लोग कई बार भागते हैं कि लाइक हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे होते हो लेकिन मानते नहीं हो, तो कई बार अब काम करते करते भाग दौड़ते दौड़ते शादी नहीं हो पाई बस। ठीक सर, अभी हमारा रैपिड फायर है। अभी आपके कॉल हिस्ट्री में सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन सी फैकल्टीज का नंबर अभी कॉल आया गया है? मेरे को फोन आया था नहीं, जैसे आप होता है कि आपको कोई भी होता है ना, जैसे हमारे लड़कों में होता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है कि भाई आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, हम तुरंत हमारी सारी बक्सर उसको बता देते हैं। आपके पास ऐसा है फैकल्टीज जिसको आप तुरंत कॉल करते हो, आज ये हुआ, आज वो हुआ? मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं ऐसे इसमें, तो जैसे 2 फैकल्टीज का आप नाम बता दो हमें कि मैं रैंडमली उसको कॉल करके मेरी सारी चीज़ें बता सकता हूँ। सारी चीज़ें तो मैं किसी को नहीं बताता। लेकिन हाँ मोस्ट चीज़ें मैं जो शेयर कर देता हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर सोनू पनवार, हाँ, सोनू पवार, माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी, जी। और दूसरे मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर प्रितेश सिंह, अच्छा, प्रीते सर सर्जरी वाले। सर्जरी वाले सर। तो उनको मैं कुछ भी बता देता हूँ और वो भी बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारा एक बॉन्ड है कि वो भी एक ऐसा यंगर ब्रदर ट्रीट करते हैं। तो जब उनको कुछ पूछना होता है तो वो पूछ लेते हैं, मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं पूछ लेता हूँ। एक फैकल्टी और है, वो अभी थोड़े गायब हो गए हैं, वो डॉक्टर अंकुर हैं हमारे, अभी वो सेरिबेलम में फैकल्टी हैं, अच्छा। लेकिन अभी वो थोड़ा सा दिल्ली से दूर हो गए हैं, तो अभी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। पहले हमारी काफ़ी अच्छी बात होती थी। सर आपका फेवरेट फूड? राजमा चावल। सिटी? सिटी तो अभी तो दिल्ली। ओके। फेवरेट स्पोर्ट? फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन। फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम म्यूज़िक। म्यूजिक। सर हर कोई कोचिंग प्लान करता है, जैसे उसका प्लान होता है कि मैं कोचिंग खोलूँगा, तो मतलब वो 1 या 2 मंथ उसकी कोचिंग चलती है, मतलब वो प्लानिंग करता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है कि मेरे को कोचिंग खोलना है, ये मैं नया कुछ लाऊंगा, लेकिन 1-2 साल में उसकी कोचिंग मतलब चली जाती है। जैसे एलन आई थी, एलन इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसका नाम चल रहा है, वो भी दिल्ली से चली, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? देखो एलन आई थी तो दूसरा ये था कि उसमें जो दिक्कत आई थी कि कुछ एक बैलेंस नहीं था, थोड़ा सा स्टाफ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिक्रूट कर लिए थे, टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा रिक्रूट कर लिए थे। तो सर ये अंदर ये टीचरों का ये बवाल हुआ, या क्योंकि एलन तो सर बहुत सालों से चला रहा है, इतना कोटा में उसका इतना मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ चला तो रहे हैं वो, लेकिन वो यूजी की मार्केट अलग होती है और पीजी की मार्केट अलग होती है, तो उनको लगा था कि यूजी का बच्चा उनसे पढ़ा हुआ है तो वो पीजी में आ जाएगा। जी। तो जब बच्चा यूजी करने के बाद 5 साल मेडिकल कॉलेज में जाता है या 5-6 साल बाहर पढ़ने जाता है, तो वो सब भूल जाता है। तो पीजी की मार्केट अलग होती है और एफएमजी की मार्केट भी अलग होती है, तो आपको वो बच्चा तो नहीं मिलेगा, वो आपको दोबारा से नाम अपना बनाना है। बनाना पड़ेगा। तो उनके साथ प्रॉब्लम हुआ था कि उनको कई लोगों ने धोखा दिया। तो कई लोगों ने, एलन एक बहुत बड़ी ब्रांड है और काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, कंपनी है लेकिन सर। उनको कई लोगों ने चीट किया अलग अलग वे में। तो थोड़े से वो, मुझे लगा कि पैसे का इशू नहीं था उनको, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है वो शायद डिसहार्टन हो गए और डिसहार्टन होकर वो बंद करके चले गए, क्योंकि हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे 4 साल का था, लेकिन वो आगे चलाया नहीं उन्होंने।
तो सर अभी आपके अकॉर्डिंग एफएमजीज और पीजी के लिए बेस्ट कौन सी है इंस्टीट्यूट? देखो कोचिंग एक ना दे ऑल ओवर सर फैकल्टी सेम है, एक मैनेजमेंट किससे है कि इसका टाइम शेड्यूल सब? देखो कई सारी कोचिंग हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कौन सी कोचिंग चूज़ करते हो। तो नीट पीजी में तो आप देखो कि जनरली दो ही कोचिंग हैं, एक डैम्स और एक डीबीएमसीआई है। तो दोनों इतने सालों से चल रही हैं और इतने सालों से रिजल्ट दे रहे हैं, और शायद तभी इन दोनों के सामने कोई और कोचिंग स्टैंड भी नहीं कर पा रही है। सर बहुत सारी कोचिंग ऐसी है जो फैकल्टीज का नाम अलग देती है कि आपके पास ये आएगी और क्लास कोई और आके लेके चला जाता वो है। थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाती हैं। हाँ। वो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाती हैं। तो अगर कोचिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो वो लंबा नहीं चलती। कुछ बच्चे ऐसा गलती कर लेते हैं, कई बार ऐसी जगह ज्वाइन कर जाते हैं। कुछ कोचिंग में टीचर्स के पैसे भी नहीं देते हैं वो कोचिंग वाले। तो सर स्टूडेंट तो आके फंस जाता है ना, उसको बाहर से एड दिखता है ये फैकल्टी जा रही है, वो ज्वाइन कर लेता है। फिर ऐसा तो नहीं वो भाई पैसे तो देने से रहे उससे कि भाई ये फैकल्टी जैसे ये आ रही मेडिसिन में ये आएगी, वो पहले अनाउंसमेंट करते हैं, फिर क्लास कोई दूसरी फैकल्टी जाके लेके चली जाती है। वो तो आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा कोचिंग का। अगर कोई नया है, और ऐसे कई कई जगह हुआ है ऐसा, दिल्ली में, जयपुर में, इवन साउथ में कई कोचिंगों में ऐसा हुआ है। तो वो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि जो जिनका पुराना नाम है, कमिटमेंट है। और जनरली मैंने ऐसा देखा है कि अगर किसी कोचिंग का जो डायरेक्टर है वो खुद डॉक्टर है तो ऐसा नहीं होता। खुद वो डॉक्टर है, फैकल्टी है, तो वो ऐसी गलत कमिटमेंट नहीं करते हैं। सर ये कोचिंग नहीं चलने का मेन रीज़न क्या है, फैकल्टीज है या मैनेजमेंट है? देखो कोचिंग दोनों चीज़ें होता है कि होता क्या है कि एक रिलेशन दोनों तरफ का होता है। कोचिंग को लगता है कि फैकल्टीज़ को हम बना रहे हैं, फैकल्टीज़ को लगता है कोचिंग हम चला रहे हैं, हमारी वजह से चल रही है। बट एक्चुअली ये एक सिम्बायोसिस रिश्ता है दोनों का, जिसमें आपको कोचिंग भी चाहिए और कोचिंग का स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए और शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए और टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो जो मेरा मानना है कि ज़्यादा मैटर करता है प्रॉपर मैनेजमेंट। हाँ, थैंक यू सो मच सर जो आपने हमें टाइम दिया इतना। Thank you for having us, थैंक यू, sir. थैंक यू, थैंक्स टू यू गाइस। इतने एफर्ट डाल रहे हो, बस ऐसे ही लाइफ में भी आगे बढ़ते रहो। Thank you आई so विश much, यू ऑल sir. द बेस्ट। पीजी भी करो और साथ में दूसरे भी काम कुछ ना कुछ करते रहो। थैंक यू सर। Thank you, sir.